नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं अपना सैंपल पेपर जो हमने शुरू किया है लास्ट सेशन में ही 2020 का। तो 2020 का हमारा सैंपल पेपर यहाँ पर स्टार्ट हमने किया है। उससे पहले हमने दो सैंपल पेपर यहाँ पर कर लिए हैं, एक 2022 का और एक 2023 यानी कि इसी साल का जो हमारा सैंपल पेपर है। तो हम यहाँ पर अपने ओल्ड पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं और हम उसमें से देख रहे हैं कि कौन सी चीज हमारी बार बार रिपीट हुई है, कौन सी चीज जो है हमने यहाँ पर पढ़नी है, कौन सा चैप्टर है जिस पर हमें ज्यादा मेहनत करनी है, कौन सा ऐसी कविता है या व्याकरण से जुड़ा हुआ कौन सा पार्ट है जो हमेशा आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो लास्ट 3 सैंपल पेपर यानी कि 3 अभी तक हम पेपर जो सॉल्व कर चुके हैं उनमें हमने अभी तक काफी सारी चीजें ऐसी देखी है जो कॉमन है, यानी कि जो बार बार रिपीट हो रही है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे जिस टाइम पे हम यहाँ पर जो अपना लिटरेचर से जुड़ा हुआ पार्ट सॉल्व करेंगे, काव्य खंड से जुड़ा हुआ या गद्य खंड से जुड़ा हुआ या व्याकरण में हम जो जो प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे उन पर ध्यान देंगे और घर पर जाकर उन्हें एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जो भी आपको लगता है कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट है, कोई कविता हो या कोई चैप्टर हो जिसमें ऐसा लगता है कि अभी तक वो समझ में नहीं आया है, तो उसे भी जरूर क्लियर करें। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और साथ ही सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर स्टार्ट किया था अपने 2020 का जो हमारा सैंपल पेपर था। तो इसमें सबसे पहले देखिए, हर बार की तरह ही इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है वो एक पठित गद्यांश है, यानी कि अपठित गद्यांश है, यानी कि जो हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। आपने इस गद्यांश को अभी अभी पढ़ना है और साथ ही इससे जुड़े हुए यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका सैंपल पेपर है ये भी आपका 100 नंबर का पेपर है, लेकिन इस साल जो आपका पेपर आने वाला है वो पेपर आपका जो पेपर है वो आपका 80 नंबर का पेपर यहाँ पर आने वाला है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे और मुझे लगता है कि इस बार आपका ये जो सैंपल पेपर होगा, इस बार जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपका ये जो आपका 4 प्रश्न है, 5 प्रश्न है, ये केवल आपके 4 प्रश्न ही यहाँ पर आएंगे, जिसमें से 3 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होंगे और 3 प्रश्न जो आपके 2-2 नंबर के होंगे और 1 प्रश्न जो है आपका यहाँ पर या चारों आपके 2-2 नंबर के होंगे या एक जो 3 है वो आपके 2-2 के होंगे, 1-1 का होगा। तो इस तरह से कुछ चेंजेस इसमें छोटे मोटे आ सकते हैं। तो हमने ये अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था। देखिए यहाँ पर हमने हमें एक अपठित गद्यांश दिया है जो कबीर और तुलसी के बारे में हमें यहाँ पर बताया जा रहा है और दोनों किस रूप में भिन्न है, कबीर की लोकप्रियता के क्या कारण है, कबीर के काव्य की मूल विशेषताएं क्या है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़ने को दी गई है। और कबीर अपने गुरु रामानुज से किस प्रकार से भिन्न थे, यानी कि कबीर के विचार अपने गुरु रामानुज से किस प्रकार से भिन्न थे, वो भी हमें यहाँ पर दिया गया है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार आता है ये कि उपर्युक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक बताइए। उपर्युक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो देखिए एक यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, इसका आपको एक उपयुक्त शीर्षक भी बताना है। तो उसके बाद हमने अपना सेकंड अगला प्रश्न यहाँ पर हमने अटेंड किया था, वो हमारा था एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं, इसमें से केवल एक पर आपने केवल और केवल 200 शब्दों में आपने निबंध लिखना है। और जैसे कि मैं हर बार आप लोगों से कह रही हूँ कि बहुत सारे पेज भरने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत सारे पेज भरने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल 200 शब्दों में अच्छा निबंध आपने लिखना है। तो पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर राष्ट्र निर्माण एवं नागरिक दायित्व। राष्ट्र निर्माण एवं नागरिक दायित्व। तो राष्ट्र के निर्माण में नागरिकों का क्या दायित्व है ये आपने यहाँ पर लिखना है।
तो देखिए, सबसे पहले आप प्रस्तावना लिख सकते हैं, उसके बाद आप अलग अलग टॉपिक्स यानी कि सब टॉपिक्स अंदर बनाकर हेडिंग डालकर अगर आप लिखेंगे तो आपका निबंध बहुत ही इफेक्टिव होगा, बहुत ही प्रभावशाली होगा। लेकिन ऐसे ही अगर आप केवल 10 पेज भर देंगे तो इसमें आपको यहाँ पर जो 10 नंबर है वो मिलना शायद मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप हेडिंग डालकर लिखेंगे तो आपके लिए आपके 10 नंबर कमाना बहुत आसान हो जाएगा। अगला है, देखिए, हमारी सांस्कृतिक विरासत। इस पर भी आपने यहाँ पर एक निबंध लिखना है, हमारी सांस्कृतिक विरासत। तो इसमें आपने यहाँ पर जो सांस्कृतिक विरासत है इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने बताना है कि किस तरह से हमारी जो संस्कृति है, किस तरह से हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो हमारी आगे बढ़ रही है और कैसे हमारी संस्कृति का विकास हुआ, कैसे हमारी संस्कृति सभ्यता आगे चल रही है, कैसे इसमें मॉडर्नाइजेशन इसका हो रहा है। तो ये सारी चीजें और इसका मतलब मॉडर्नाइजेशन का, पश्चिमी सभ्यता का इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन इसमें भी शर्त यही है कि अगर आप इसको ऐसे ही अगर 10 पेज भर देंगे तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको एक एक पेज यहाँ पर हेडिंग डालकर अगर अच्छा सा निबंध लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर हो सकती है। अगला प्रश्न, अगला है हमारी राष्ट्रभाषा का महत्व। हमारी राष्ट्रभाषा का महत्व, यहाँ पर जो अगला हमारा निबंध है राष्ट्रभाषा। तो हिंदी को यहाँ पर देखिए, हिंदी को यहाँ पर राजभाषा माना गया है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो आप बाहर के देशों का एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्रभाषा का क्या महत्व होता है, राष्ट्रभाषा किस तरह से हमारे देश को एक करती है। तो अलग अलग चीजें यहाँ पर बहुत सारी लिख सकते हैं। देश में भाषाओं के विषय में लिख सकते हैं कि हमारा देश विभिन्नताओं में एकता का हमारा देश है। यहाँ पर लगभग 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और उसके अलावा भी जितनी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। देखिए, तो ये जो चारों निबंध यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत चीजें ऐसी है कि आपको पढ़नी पड़ेंगी, यानी कि बिना पढ़े आप नहीं कर सकते हो। तो यानी कि ये छोटी छोटी चीजें आप जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि कोई भी निबंध आपका आ सकता है। जैसे मैंने राष्ट्रभाषा का महत्व बताया, तो आप हिंदी व्याकरण में भाषा से संबंधित अगर आप चैप्टर खोलेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें, काफी सारी नॉलेज भाषा से जुड़ी हुई मिल जाएगी। और उसके बाद आप राष्ट्रभाषा से जुड़ा हुआ कोई लेख पढ़ सकते हैं या राष्ट्रभाषा का जो महत्व है वो आप आज के समय को देखते हुए बता सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको जरूर अच्छे से कर लेंगे। और अगला देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर है सांप्रदायिक सौहार्द एवं विश्व शांति। सांप्रदायिक सौहार्द एवं विश्व शांति पर आपने यहाँ पर निबंध लिखना है। तो देखिए, किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द है और विश्व शांति के लिए ये किस तरह से आवश्यक है, ये सारी बातें आपने इसमें लिखनी है। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर रीडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो है आप जरूर एक बार पढ़कर जाएं, समझ कर जाएं, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इस तरह के निबंध अगर आपके आ जाते हैं तो देखिए, क्योंकि चारों निबंध यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनमें आप कुछ भी लिख दें, ठीक है, कुछ भी लिखने वाले निबंध नहीं है। आपको अच्छी, सही, सटीक जानकारी देनी है और तभी आप पूरे 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप हेडिंग डालकर लिखते हैं तो और ज्यादा अच्छा आपका ये निबंध बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। प्रश्न 3, देखिए, प्रश्न 2 आपका एक अपठित गद्यांश था। प्रश्न 3 जो है वो आपका एक संक्षिप्त में, यानी कि आपने एक शॉर्ट में आपने आंसर यहाँ पर देना है। तो देखिए, यहाँ पर एक एक नंबर का आपने करना है। जनसंचार का सबसे नया माध्यम क्या है? जनसंचार का सबसे नया माध्यम क्या है? पहला प्रश्न, जनसंचार का सबसे नया माध्यम क्या है? तो जनसंचार का सबसे नया माध्यम आपका यहाँ पर सबसे, देखिए, 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तीनों में से आपने एक ऑप्शन बताना है कि जनसंचार का सबसे नया माध्यम क्या है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है टेलीविजन,
दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है समाचार पत्र, और तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया है इंटरनेट। केवल 3 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। 1 नंबर का आपका ये प्रश्न है। तो देखिए, अगर आपने सही और सटीक जानकारी नहीं दी तो आपका 1 नंबर केवल इतनी सी बात पर यहाँ पर कट सकता है। तो जनसंचार के तीनों माध्यम यहाँ पर जनसंचार के हैं, टेलीविजन भी है, समाचार पत्र भी है और इंटरनेट भी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संचार का सबसे नया माध्यम, कई बार बच्चे बहुत ज्यादा हड़बड़ी में होते हैं और उनको पता है कि टेलीविजन जनसंचार का माध्यम है, तो वो प्रश्न को सही से नहीं पढ़ते और वो केवल टेलीविजन लिखकर वहां पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि नया माध्यम, तो देखिए टेलीविजन, समाचार पत्र तो काफी समय से हमारे देश में, हमारे विश्व में चले आ रहे हैं जनसंचार के लिए। लेकिन इंटरनेट जो है एक नया माध्यम है जिससे हम विश्व में किसी भी कोने पर बैठकर बात कर सकते हैं, जनसंचार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। समाचार पत्र में सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ क्या कहलाता है? पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है विज्ञापन, तो क्या विज्ञापन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं? दूसरा है संपादकीय और तीसरा है फोटो पत्रकारिता। तो देखिए, यहाँ पर जो जनसंचार का सबसे मेन समाचार पत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ है वो है आपका संपादकीय। जो आप देखते हैं, जो बीच का पेज होता है, जो अक्सर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को पढ़ने के लिए ये जो संपादकीय होता है ये आप लोगों के पढ़ने के लिए ही होता है। यानी कि बहुत ज्यादा एक जरूरी पार्ट होता है न्यूज़पेपर का, और इसको आप चाहे पूरे न्यूज़पेपर को ना पढ़ें, लेकिन संपादकीय जो आपका टॉपिक है उसको आपने जरूर पढ़ना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से एक पत्रिका है। निम्नलिखित में से एक पत्रिका है, तो यहाँ पर देखिए अमर उजाला और दैनिक जागरण, आपको साफ साफ यहाँ पर 2 चीजें दिखाई दे रही हैं, अमर उजाला और दैनिक जागरण। तो ये दोनों ही आपके न्यूज़पेपर हैं। क्या है? न्यूज़पेपर हैं जो डेली ही आपके घरों में आते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे कॉमनली हमारे घरों में न्यूज़पेपर आते हैं वो आता है अमर उजाला और दैनिक जागरण। तो देखिए, अमर उजाला और दैनिक जागरण तो न्यूज़पेपर है, लेकिन हमने कहा पत्रिका कौन सी है, तो पत्रिका है इंडिया टुडे। पत्रिका है इंडिया टुडे। तो देखिए, अभी तक का आपका जो पहला आंसर है वो है इंटरनेट, और दूसरा आपका आंसर है संपादकीय, तीसरा आपका आंसर है इंडिया टुडे। अगला है, समाचार पत्र एवं फीचर में अंतर बताइए। देखिए, प्रश्न घ जो आपको यहाँ पर दिया गया है, केवल 1 नंबर का आपका ये प्रश्न है, समाचार पत्र एवं फीचर में अंतर बताइए। तो देखिए, समाचार पत्र और फीचर में जो अंतर यहाँ पर आपने बताना है केवल 1 नंबर का है, तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। देखिए, आप लिख सकते हैं कि समाचार तथ्यों का विवरण और विचार देकर खत्म हो जाता है। जो समाचार होते हैं वो तथ्यों का विवरण और विचार देकर खत्म हो जाते हैं, जबकि फीचर जो होता है वो घटना, विषय के परिवेश, विविध पक्षों और उसके प्रभावों का भी वर्णन करता है। समाचार में लिखने वाले के विचार तथा उसके व्यक्तित्व की झलक नहीं होती है, जबकि फीचर में लेखक की विचारधारा भी होती है, उसकी कल्पनाशीलता भी होती है और उसके साथ साथ उसके व्यक्तित्व की झलक भी मिलती है। तो ये बहुत छोटा सा यहाँ पर आंसर है और ये बिल्कुल सही आंसर है 1 नंबर के लिए। ठीक है, 2-2 छोटे-छोटे आप यहाँ पर अंतर दे सकते हैं कि समाचार तथ्य जो होते हैं वो तथ्यों और विवरणों का विचार देते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन फीचर जो होते हैं वो घटना और घटना के परिवेश, विविध उसके अलग अलग पक्षों और उसके प्रभावों का वर्णन करते हैं। समाचार पत्र लिखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व की झलक उसमें नहीं होती है, लेकिन फीचर लिखने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी विचारधारा, उसकी कल्पना शक्ति और उसके व्यक्तित्व की झलक भी हमें फीचर में दिखाई देती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में जो हमारा एक जो सैंपल पेपर हमने पढ़ा था उसमें भी हमने इस तरह की कुछ चीजें देखी थी कि बढ़ते आतंकवाद की विभीषिका, बढ़ते आतंकवाद की विभीषिका अथवा युवा भारत,
बढ़ते आतंकवाद की विभीषिका अथवा युवा भारत विषय पर 150 शब्दों में आलेख लिखिए। केवल और केवल 150 शब्दों में आपने यहाँ पर आलेख लिखना है। ठीक है, तो आलेख लेखन भी मैंने आप लोगों को बताया है। आलेख लेखन कैसे किया जाता है। देखिए, आलेख जो होता है वो गद्य की एक विधा होती है। कई लोग आलेख को निबंध भी मानते हैं, लेकिन एक तरह से ये उचित भी है, क्योंकि लेख में सामान्यतः किसी विषय पर विचार व्यक्त होते हैं, लेकिन जो आलेख होता है वो ये प्रकट करता है कि विचार जो है सम्यक और संपूर्ण होना चाहिए। यानी कि गद्य की एक ऐसी विधा है जो किसी विषय पर सर्वांग पूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करता है। आलेख क्या करता है? किसी विषय पर सर्वांग पूर्ण और सम्यक विचार व्यक्त करता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर टॉपिक दिया है बढ़ते आतंकवाद की विभीषिका, और दूसरा टॉपिक हमारा है यहाँ पर युवा भारत। तो इन दोनों में से किसी एक पर आपने आलेख लिखना है। तो अगर देखिए यहाँ पर बढ़ते आतंकवाद की विभीषिका अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम बताएंगे कि किस तरह से हमारे देश में जो है आतंकवाद बढ़ रहा है, किस तरह से हमारे देश में आतंकवाद के कारण जो है काफी नुकसान हो रहा है, काफी जो चीजें हैं वो बदल रही हैं, और एक तरह से ऐसी घटनाएं भी आप बताएंगे जो आतंकवादियों के द्वारा घटित हुई है, या और भी बहुत सारी चीजें। तो इस तरह से ये एक टॉपिक है। आलेख लेखन के लिए बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, केवल 1.5 नंबर का आपका ये प्रश्न है। 150 शब्दों में केवल आपने यहाँ पर लिखना है, तो 5 नंबर का केवल यहाँ पर ये प्रश्न है। 150 शब्दों में केवल आपने उत्तर लिखना है। अगला टॉपिक इसी के अंदर है युवा भारत। युवा भारत के बारे में आप लिख सकते हैं, किस तरह से भारत में युवाओं की जनसंख्या कितनी है, और एक तरह से भारत युवाओं के कितने एक तरह से यहाँ पर हमारा सहयोग है, और किस तरह से युवा और भी अच्छा सहयोग दे सकते हैं भारत को स्वच्छ बनाने में, साफ बनाने में, या यहाँ के रूल रेगुलेशंस को इस एक तरह से इसी तरह लोग फॉलो करते रहें, इसी तरह लोग नियंत्रण में रहें। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर हमारा व्याकरण का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न 4 तक हमने व्याकरण पढ़ लिया है, और अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला जो प्रश्न है, वो प्रश्न हमारा है हमारे काव्य खंड से, यानी कि हमारी लिटरेचर की पाठ्य पुस्तिका से। और आप देख सकते हैं काव्य खंड से हमारा ये प्रश्न है, और पहला देखिए, बिल्कुल ये आपके पठित काव्यांश हैं, यानी कि यहाँ पर आपको फिर से वही चीज है कि आपको पठित काव्यांश दिया गया है, और आपको बताना है कि ये जो पठित काव्यांश है ये कौन से चैप्टर का है, इसके कवि कौन है, और कवि का क्या भाव है। तो इस तरह से आप अलग अलग बातें इसमें लिख सकते हैं। तो पहला ही देखिए, यहाँ पर पहला जो हमारा एक तरह से लाइन है, पहली पंक्ति हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। पहली पंक्ति है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का ध्यान किया, गान किया जाता हूँ। तो देखिए, सुंदर सी कविता यहाँ पर कवि द्वारा लिखी गई है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि एक तरह से वो कहते हैं, मैं स्नेह सुरा यानी कि मैं प्रेम रूपी रस का पान मैंने कर रखा है। सुरा, स्नेह सुरा, मैं प्रेम रूपी रस का पान मैंने कर रखा है, और जिसके कारण क्या होता है, मैंने प्रेम किया है तथा प्रेम बांटा है। मैंने
प्रेम किया है तथा प्रेम बांटा है, मैंने हमेशा संसार में प्रेम बांटा है। और आगे कहते हैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और वो कहते हैं कि मैंने कभी भी संसार की परवाह नहीं की, संसार की परवाह नहीं की। मैं, वो कहते हैं आगे, मैं जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। वो कहते हैं कि जग संसार तो है, हमेशा उन्हीं को पूछता है। संसार के लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, वो हमेशा उन्हीं को पूछता है जो उसके काम आते हैं, जो उसके काम आते हैं वो हमेशा उन्हीं को पूछता है। तो कहते हैं मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। से कवि का भाव, कवि क्या भाव व्यक्त करना चाहते हैं? तो स्नेह सुरा से है, कवि कहते हैं कि मैं हर तरफ जो है प्रेम बांटता हूँ। स्नेह सुरा से कवि का क्या आश्रय है? तो देखिए स्नेह सुरा से कवि का आश्रय है कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं हमेशा प्रेम की मादकता और उसका पागलपन जिसे कवि हर क्षण महसूस करता है, वो कहते हैं कि उससे उनका जो मन है वो हर वक्त झंकृत होता रहता है, हर वक्त उनके मन में हर्ष उल्लास और खुशी रहती है। और आगे है जग का ध्यान न करने का क्या आशय है? जग पूछ रहा उनको जो मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग का ध्यान करने का आश्रय है कि संसार के विषय में सोचना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इस बारे में सोचना, इस विषय पर विचार करना और इस विषय पर विचार करते हुए सोचते रह जाना। तो मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग का ध्यान न करने का आशय है कि संसार की इन गलत सलत बातों पर, उल्टी पुल्टी बातों पर, जो एक तरह से डीमोटिवेट करने वाली जो बातें हैं, ऐसी बातों पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। तो देखिए अगला प्रश्न है जनजीवन एवं कवि की मूल भावना में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? जनजीवन एवं कवि की मूल भावना, यानी कि जिस तरह का उनका रहन सहन है, जिस तरह का उनका जनजीवन है, उन सबको एक तरह से जन साधारण एवं कवि की मूल भावना में आपको कोई अंतर दिखाई देता है। तो जन साधारण एवं कवि की मूल भावनाओं में हमें यहाँ पर अंतर एक पता चलता है कि कवि कहते हैं कि वो संसार से विरक्त हो गए हैं, यानी कि संसार की ये जो बातें हैं वो उन्हें पसंद नहीं आती हैं, संसार से विरक्त वो हो गए हैं। और वो कहते हैं मैं संसार का ध्यान कभी नहीं करता, यानी कि मैं कुछ भी अपने जीवन में करता हूँ तो मैं संसार का ध्यान नहीं देता, मैं संसार का ध्यान नहीं रखता। तो इस तरह से उनकी जनसाधारण एवं कवि की मूल भावनाओं में यहाँ पर अंतर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये आपकी कविता है आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ आत्म परिचय से, और इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो देखिए ये आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आपको चैप्टर और कवि का नाम जरूर याद होना चाहिए। अगर आप कविता पढ़ रहे हैं तो कविता का नाम, अगर आप गद्यांश पढ़ रहे हैं तो लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए। तो देखिए ये वाला हमने कर लिया, अब दोनों में से एक करना है। अभी दूसरा यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो जो ये दूसरा काव्यांश है इसको एक बार ध्यान पूर्वक पढ़िए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पैरों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। यह ध्यान पैरों में चिड़ियों की कितनी भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। तो देखिए आपको यहाँ पर यही जो पंक्ति है ये आपने देखा होगा लास्ट सेशन 2022 का जो सैंपल पेपर हमने सॉल्व किया था, उस आपके सैंपल पेपर में भी बिल्कुल यही आया है। बिल्कुल यही प्रश्न आपका है कि आपको एक पठित गद्यांश का उत्तर देना है, और वो पठित गद्यांश आपके इसी चैप्टर से, इस काव्यांश जो है वो आपके इसी चैप्टर से यहाँ पर लिया गया है। तो देखिए ये जो आपका काव्यांश है, इस काव्यांश का नाम है
दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस काव्यांश का नाम क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और एक गीत, इसको क्या कहा गया है? एक गीत कहा गया है। और इसमें देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, तो इस तरह से आप इनका भावार्थ भी लिख सकते हैं। अब तो यहाँ पर देखिए पद्यांश के कवि और कविता का नाम आ गया प्रश्न। 2 नंबर का प्रश्न है, देख सकते हैं आप। पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो अगर आपने ऊपर पढ़ा है कहीं पर, आप ध्यान पूर्वक देखकर लिख सकते हैं। तो देखिए कवि है, अभी अभी मैंने आपको बताया, कवि है हरिवंश राय बच्चन जी। और जो कवियत्री हैं, जो यहाँ पर जो कवि है हरिवंश राय बच्चन जी है, और उन्होंने यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से इसको लिखा है। पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न, बच्चे किस बात की आशा में नीलों से झांक रहे होंगे? बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे इस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता वापस लौट आए हैं, उनके माता पिता वापस उनके घोंसले में आ गए हैं। और इस आशा में कि बच्चे माता पिता हमारे लिए भोजन लेकर आ रहे होंगे, इस आशा में बच्चे जो है नीड़ों से झांक रहे हैं। अगला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो देखिए जो यहाँ पर एक तरह से ये जो चैप्टर है, इसमें जो कवि है उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन जी। तो उनकी आवृत्ति से कविता की किस प्रकार विशेषता पता चली है? तो यानी कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर तुकबंदियां की हैं, जिस तरह से यहाँ पर शब्दों को घेरा है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है आप लोगों के लिए समझने के लिए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अगले काव्यांश की तरफ। बिल्कुल यहाँ पर फिर से आपको एक काव्यांश दिया गया है, बहुत ही सुंदर सा है। तिरती है समीर सागर पर, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, तेरी शरण तेरी रण यह तेरी रण तेरी मेरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी, गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की सिर ऊंचा कर, ताक रहे हैं विप्लव ए बादल। तो देखिए बहुत ही सुंदर सी पंक्तियां हैं यहाँ पर कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रण तेरी भेरी आकांक्षाओं से धन भरी, गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन के ऊंचा सिर कर, ताक रहे हैं विप्लव ए बादल। तो आप देखेंगे बादल राग कविता से ये लिया गया है, और इसको भी आपको कंठस्थ करना है, क्योंकि लास्ट सेशन में भी आपने देखा होगा कि यही जो हमारा टॉपिक है ये लास्ट सेशन में भी रिपीट हुआ था। आगे देखिए, उपयुक्त काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जो यहाँ पर ऊपर आपको काव्यांश दिया गया है, इसका आपने भाव सौंदर्य बताना है, पहला प्रश्न। दूसरा है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को रेखांकित किया है? प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को रेखांकित किया है? तो आप इस प्रश्न को आप सोच लीजिए कि इस प्रश्न ने आना ही आना है, चाहे 1 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 4 नंबर में आए, लेकिन इनने यहाँ पर एक तरह से इसने आपके एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि हर बार आप देखेंगे ये रिपीट हुआ है, हर बार ये आपका प्रश्न रिपीट हुआ है कि बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता ने रेखांकित किया है।
तो जब बादल आ जाते हैं, जब वर्षा होने लगती है आकाश में, तो सबसे पहले जो पूरा वातावरण है वो जलमग्न हो जाता है, सुंदर हो जाता है, और वो जो धरती सूखी पड़ी रहती है, उस धरती पर बीज गिरने से बीज अंकुरित हो जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पर बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए किस किस तरह के परिवर्तन होते हैं, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, समझाया है यहाँ पर आप लोगों को, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। अगला है प्रश्न 7। अब देखिए यहाँ पर ये भी हमारे काव्यखंड से जुड़ा हुआ पाठ है। तो इसमें देखिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कविता के बहाने, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। कविता के बहाने, कविता के बहाने जो चैप्टर है हमारा, उसको हमने यहाँ पर अपने शब्दों में लिखना है। एक तरह से उसका भावार्थ लिखना है कि क्या है। तो और दूसरा, बादल राग कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोनों ही जो प्रश्न है, ये वाला जो हमारा प्रश्न है, और देखिए ये वाला जो प्रश्न है, ये दोनों ही प्रश्न हमारे एक जैसे हैं, दोनों के उत्तर हमारे एक जैसे लिखे जाएंगे। तो अगर आपने ऊपर अच्छा सा आंसर लिखा है तो यहाँ पर भी आप इस पाठ में से आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पर काव्य खंड से जुड़ा हुआ जो पाठ हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आप देख पा रहे हैं बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो लगभग, मैं आपको बता रही हूँ कि लास्ट अगर 5 इयर्स के आप मॉडल पेपर देखेंगे, लास्ट 5 इयर्स के जो पेपर है वो आप देखेंगे, तो आपको 2-3 चीजें ऐसी हैं जो हर साल रिपीट हुई है और बिल्कुल एक जैसी लिखी गई है। तो आपको उनको बार बार घर पर रिवाइज करना है। कई बच्चों ने नहीं किया होगा, कई बच्चों ने कर भी लिया होगा। परीक्षाएं अब हमारी नजदीक है, काफी कम समय हमारे पास है, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है, जरूर शेयर करें, जरूर डिस्कस करें। और इस तरह से हमारा सेशन आज का यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।